हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कर रहे हैं हेल्थ में मैंने आपको कहा था काफ़ी कुछ है हेल्थ में करने के लिए। अब इसमें हमने जो सबसे पहले करना है वो हमने करना है कि इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम है, गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम है, वो कैसे इम्प्रूव हुआ है। अब अगर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में अगर हम देखें क्वांटिटी के बेस पे ही हम देख सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 1951 में 2694 थे और अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़कर 23,582 हो गई। ये लेटेस्ट फिगर्स हैं, आपकी बुक में नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये जो है गवर्नमेंट बेड, ये हमारे देखिए 8 लाख से इंक्रीज होकर 7 लाख तक पहुँच गए हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हमने कहा था जनरली रूरल एरियाज में हैं या मोहल्ला क्लिनिक के रूप में अर्बन एरियाज में भी इस्टेब्लिश हुए हैं और भी हैं 725। और अब देखेंगे जो संख्या है वो 25 मोर देन 25,000 हो गए। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स ये पहले नहीं थे 1951 में, न्यू कंसेप्ट है। ये 5624 हैं जो जनरली अर्बन एरियाज में इस्टेब्लिश हैं अर्बन लोगों की हेल्थ के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत जो है वो चेंज किया है, काफ़ी कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उससे हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। जैसे नीचे मैंने कुछ फिगर्स लिए हुए हैं। मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर जो हमारे पास है ये 1000 के ऊपर लेते हैं हम। 1000 में से 1951 में 27.4 था। 1000 लोगों के पीछे इतने लोगों की मौत हो जाती है। अभी हमारा डिक्रीज होकर 6.4 हो गया, जनरली डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर पहुंच गए। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट चाइल्ड हम किसको कहते हैं? जो हमारे 1 साल से कम बच्चे होते, नवजात शिशु से 1 साल तक के बच्चे हैं वो हमारे IMR आता है। इसको भी हम 1000 पे लेते हैं। 1951 में 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 साल तक 146 बच्चों की डेथ हो जाती थी। अब ये हमारी जो है 34 है, लेकिन ये डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में अब भी बहुत ज़्यादा है। डेवलप कंट्रीज में ये जो स्ट्रेंथ है 9 तक पहुँच गए। MMR, मैटरनल जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, वो माँ जिनका प्रेगनेंसी में या जन्म देते वक्त जिनकी डेथ हो जाती है, वो महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी या एट द बर्थ ऑफ चाइल्ड डेथ हो जाती है, ये हम 1 लाख के ऊपर लेते हैं। पहले के फिगर्स नहीं हैं, लेकिन अब भी ये 1 लाख में से 174 जो महिलाएं हैं उनकी मौत प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय हो जाती है। ये रेशो भी हमारा बहुत ज़्यादा है। ये 2 पैरामीटर हैं जिसमें हम बहुत पीछे हैं, इसमें हमें इनमें बहुत काम करना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये हमारे पास 37.2 थी 1951 में, लेकिन अब हमारी एज जो है 67.4 है, ये काफ़ी इंक्रीज हुई है। तो ये पूरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पूरा आपको ये जो इंडिकेटर्स हैं ये सारे ऐसे कैसे याद करने हैं। अभी इतना होने के बाद भी, इतनी संख्या बढ़ रही है, उसके होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जो हमारा हेल्थ केयर सेंटर्स है उसमें अगर प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स इन हेल्थ केयर सेंटर्स। जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके सब पॉइंट्स अलग अलग 3 मार्क्स के बन सकते हैं। जैसे जो हम रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि इंडिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये कहने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ जो है इसमें डाटा हमें देने पड़ेंगे। तो इसमें से आप कुछ देखिए,
जो इंडिया में टोटल हॉस्पिटल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, उसमें 70% हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो आप देखिए रेशो जो है एटलीस्ट 50-50 तो होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है। 70% हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल ओनली 30%। दूसरा इसमें देखिए जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो हमारे आउट पेशेंट हैं, आउट पेशेंट किसको कहते हैं, दवाई लेके बाहर मतलब घर चले गए, घर इलाज करवा रहे होते हैं आउट पेशेंट्स। 80% आउट पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल अटेंड करते हैं और 46 इन पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल अटेंड कर रहे हैं। तो रेशो कितना ज़्यादा है। उसके बाद ऐसे अगर आप देखें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी संख्या जो इससे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की संख्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बहुत ज़्यादा है। जो डिस्पेंसरीज हैं वो भी 60% डिस्पेंसरीज प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। जो ट्रेनिंग है या आपके पास जो रिसर्च है वो सारे जो हैं प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट चला रहा है। प्राइवेट सेक्टर में 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइज हैं जो 22 लाख लोगों को रोजगार दे रही हैं। बहुत सारे जो NRI हैं या जो आपके पास MNC हैं, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टैब्लिश किए हैं जिससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिले। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर में कुछ भी नहीं कर रही है। मेडिकल टूरिज्म एक नया नाम चला है। मेडिकल टूरिज्म क्या है कि इंडिया में बाहर से आने वाले लोगों को इंडिया में आने के लिए इलाज करवाने के लिए अट्रैक्ट करना। जैसे 2004-05 में 1,50,000 फॉरेनर्स 1,50,000 फॉरेनर्स इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आए। ये मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। तो मेडिकल टूरिज्म में प्रॉपर पूरा पैकेज हो जाता है, आने जाने की टिकट, एयरपोर्ट से हॉस्पिटल लाना, पूरा रखना, केयर टेकर का रखना, पूरा पैकेज दिया जाता है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही ऐसा सब कुछ कर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिल्कुल नहीं। तो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडियन हेल्थ सिस्टम की सबसे बड़ी यही है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा है। अब जब प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट के लिए तो सही है कि मेडिकल सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन जो हैं, इनमें इतना ज़्यादा पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं कि जो इंडिया की 60% आबादी है वो तो यहाँ जा ही नहीं पाती। तो जो हमारा पुअर सेक्शन है इंडिया का, जो बहुत गरीब लोग हैं, वो इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंजॉय ही नहीं करते। कितनी बीमारियां हो लेकिन इनमें इलाज इतना महंगा है, इतना ज़्यादा इलाज महंगा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इलाज करवाए नहीं। तो ये इंडिया में एक हेल्थ सिस्टम में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में देखिए EWS कैटेगरी के बेड सब हॉस्पिटल्स में रिजर्व है, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। ज़्यादातर लोग तो प्राइवेट सेक्टर में वही आ सकते हैं जिनके पास पैसा है। तो पैसा होने के लिए जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ सर्विस। दूसरा क्या है, इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम की हमारी प्रॉब्लम है वो है पुअर सैनिटेशन सिस्टम। अब भी 30% जो अर्बन एरियाज हैं उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, और रूरल एरियाज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लैक ऑफ मैन पावर। इंडिया में इतने मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में जो रेशो है वो हमारा एक डॉक्टर और पर पर्सन का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई है।
उसके बाद मॉल न्यूट्रिशियस, जो बच्चों के अंदर वीकनेस है, एनीमिया है, खून की कमी है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद डिसीजेस, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे आप देखिए सब बीमारियों का इस टाइम कोरोना है, ये कुछ भी हम नहीं कह सकते, इस तरह की नई बीमारियां कोई ना कोई, जैसे कभी चिकनगुनिया, कभी डेंगू, कभी दिमागी बुखार, इस तरह की नई नई जो बीमारियां हैं वो हमारे पास क्रिएट होती रहती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें कि जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं रूरल एरियाज में वो बहुत कम है, कि जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में तो काम करना चाहते हैं, अपनी जो प्रैक्टिस है वो अर्बन एरियाज में शुरू करना चाहते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में कोई भी अपनी जो है वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2016 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि सिर्फ 5 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर रूरल एरिया में डॉक्टर के बनने के लायक है। मतलब 5 अगर डॉक्टर वहाँ हैं तो एक डॉक्टर भी क्वालिफाइड है, 4 डॉक्टर तो ऐसे ही बने हुए हैं थोड़ी बहुत नॉलेज लेके और उन्होंने काम करना शुरू। इनमें से जो रूरल एरियाज में जो काम कर रहे हैं 31% डॉक्टर्स सिर्फ 12th क्लास पास हैं और 57% डॉक्टर्स के पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है। 57% डॉक्टर्स के पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे मान लीजिएगा उनके पापा काम करते तो उनके साथ साथ रह के काम सीख लिया, किसी वैद्य के पास काम रह के सीख लिया, लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जो हमारे रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है मेडिकल फैसिलिटीज की। उसके बाद अगर हम देखें आगे, हमारे यहाँ कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है मॉल प्रैक्टिस को रोकने का। मॉल प्रैक्टिस को रोकने का मतलब कि जैसे कोई भी डॉक्टर्स हैं वो कितने हाई रेट ले रहे हैं, किसी फीस को कोई रेगुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। कोई डॉक्टर 100 रुपये में देख रहा है तो किसी की फीस 1000 रुपये, तो इसको रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। किसी हॉस्पिटल में 1000 रुपये में इलाज हो रहा है, किसी में 3 लाख रुपये में इलाज, ऐसा कोई रेगुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। और मेडिसिन जो बीमार आदमी चाहता है उसके पास बार्गेनिंग करने के लिए कोई चॉइस नहीं होती। तो ये जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है इनको जब प्रॉपर एक प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है जिसमें सिर्फ उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, इनको कोई भी जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है इनके रेट को फिक्स करने की। हालांकि गवर्नमेंट ने MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट मेडिकल काउंसिल जो हैं वो ऐसे रखी हुई हैं, लेकिन उसके लिए कोई रूल नहीं है। जैसे डॉक्टर्स की फीस क्या होगी इसके लिए कोई रूल नहीं है, अपनी मर्जी से कोई कितनी भी फीस ले सकता है, उसके पीछे गवर्नमेंट का जो है कोई भी रूल नहीं है। उसके बाद फिर अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम में अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आगे देखें तो वो हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। हर एक जगह डिस्क्रिमिनेशन है और ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ मेडिकल या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे पास है। इसके लिए आप ले सकते हो चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं। अगर ये नेचुरल रेशियो हो तो लड़कों की बर्थ कम होती है, लड़कियों की ज़्यादा होती है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारा जो रेशियो है ये 1000 रेशो 980 है, 918। ये रेशो बहुत कम है क्योंकि जो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन है वो हो रहे हैं। प्रेगनेंसी में जांच हो रही है, फीमेल है या मेल है, उसके बाद फिर एबॉर्शन करवा दिए जाते हैं गर्ल चाइल्ड का, फीमेल चाइल्ड का। तो इससे हमारा गर्ल सेक्स रेशियो वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद जो वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनकी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है। ये हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी किया था। हेल्थ केयर जो प्रैक्टिस है वो फीमेल चिल्ड्रन की तरफ बिल्कुल नहीं दी जाती। लड़कियों के
ये हमें लगता है कि हम अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं है, लेकिन आप इंटीरियर रूरल एरियाज में जाके देखेंगे तो वहाँ हालत बहुत बुरी है। लड़कों का इलाज करवाया जाता है लेकिन लड़कियों को प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। इंडिया में 3 लाख ऐसी लड़कियां हैं जिनकी 15 साल से पहले शादी हो गई है और 15 साल से पहले वो माँ भी बन गई है। 3 लाख लड़कियां। तो इतनी छोटी उम्र में शादी करने से उनकी हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। एनएमआर बहुत बढ़ जाता है, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है। मैंने कहा था इंडिया के रेफरेंस में ये रेशो हमारा बहुत ज़्यादा है, और इस रेशो को ज़्यादा होने का कारण जो है हमारे पास वही कि अर्ली एज में उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। उसके बाद 50 से 49, 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं, मोर देन हाफ एनीमिया की प्रॉब्लम से हैं, मतलब उनकी खून की कमी है। और ये खून की कमी क्या होती है? क्योंकि डाइट की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। और जो टोटल मेंटल जो हमारे पास मेंटल डेथ होती है, मैटरनल डेथ होती है, जो हमारे पास मैटरनल डेथ की जन्म देते वक्त माँ की मृत्यु हो जाना, इसी वजह से है, एनीमिया की प्रॉब्लम से। और एमएमआर इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा है। अगर हम दूसरे देशों से कंपैरिजन करें, अगर हम एमएमआर की दूसरे देशों से कंपैरिजन करें, इंडिया में है 1 लाख महिलाओं में 174, चाइना में ओनली 27। 1 लाख में से सिर्फ 27 महिलाओं की मौत होती है। यूएसए में है 14 और श्रीलंका तक छोटा सा देश है, वहाँ है 30। तो कंपैरिजन देखिए, ये जो देश हैं इनसे हमारे पास करीब 6 टाइम्स मोर हमारे यहाँ डेथ है। और इसके पीछे रीज़न कि जो फीमेल चाइल्ड है उसकी तरफ बचपन से ध्यान नहीं दिया जाता। बचपन में कोई बीमारी है उसकी तरफ इलाज नहीं करवाया, जल्दी उम्र में शादी हो गई, शादी के बाद भी फिर वही जेंडर वाइज खाने की तरफ उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, वीकनेस रहती है, एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है कि डेथ जो है, जैसे प्रेगनेंसी होती है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई और कॉम्प्लिकेशंस हुई तो उनकी डेथ हुई। तो ये इंडिया के जिसमें सिस्टम में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया कि इंडियन हेल्थ सिस्टम में हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि इंडिया में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे है, कौन से मेडिकल कॉलेज हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, और गवर्नमेंट ने क्या नई जो प्लानिंग है वो अडॉप्ट की है। तो हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ प्रोग्राम्स अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे हेल्थ सिस्टम्स। इंडिया में कौन सा डिपार्टमेंट है जो हेल्थ को कंट्रोल करता है। अब हम करेंगे हेल्थ सिस्टम गवर्नमेंट सेक्टर के एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं हेल्थ केयर सेंटर को इम्प्रूव करने के लिए या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, वो कौन कौन से हैं, तो इसमें पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो हम इसमें करेंगे। इंडिया में हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर जो है, ये नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा। मेडिकल कॉलेज जो हैं वो हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो हैं 1991 में 146 थे, और अब ये प्राइवेट और गवर्नमेंट हम दोनों कह रहे हैं, और अब ये 476 हो गए। एडमिशन भी बढ़े हैं। जो डेंटल कॉलेज है उनकी संख्या भी बढ़ी है। फिजिशियंस हैं वो भी बढ़े हैं। जैसे 1000 की पॉपुलेशन के पीछे पहले फिजिशियन 2008 में 0.8 थे, और अब जो हमारे पास है 1000 की पॉपुलेशन के पीछे 2.1,
1000 लोगों के पीछे 2 डॉक्टर हैं, जबकि ये हमारा 2008 में रेशियो लेस देन 1 था, 0.8 था। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है हमारा जो एक ट्रेडिशनल हमारे पास जो चल रहा है ट्रेडिशनल प्रोग्राम की जो एलोपैथी दवाई है, उसके साथ गवर्नमेंट ने और कई हेल्थ केयर सिस्टम भी डेवलप किए हैं। गवर्नमेंट ने आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आजकल बड़ा नाम सुना होगा इसको, ये 2014 में इस्टेब्लिश किया, जो आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर है उसको डेवलप करता है। पहले ये सिस्टम था, इसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, लेकिन इसको नाम चेंज करके 2014 में इसको बना दिया गया आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये जो डिपार्टमेंट है ये एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी कुछ सिस्टम है एलोपैथी के अलावा, उनको लेके चला हुआ है AYUSH। अगर आपने देखा होगा आयुष में AYUSH, ये अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट के साइन हैं। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, जो यूनानी सिस्टम है, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। ये जो है डेवलपमेंट जो है इन सिस्टम में, जैसे आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, होम्योपैथी है, इन सिस्टम में रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है। और इसमें हमने अभी जो है हेल्थ केयर सिस्टम में एक और सिस्टम को ऐड किया है, सोया रिक्पा, जो तिब्बत में प्रणाली प्रचलित है, उसको हमने किया है। और अभी आपने देखा कोरोना काल में आयुष मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है गाइडलाइन देने के लिए, और इसमें गाडा वगैरह बनाने की मेथड्स वगैरह देना, ये सारा जो है आयुष मंत्रालय। तो ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने का एक हमारे पास एक नया सिस्टम है। ये जो आयुष सिस्टम है इसमें बहुत लोग पहले से लोकल पर्सन लगे, वैद्य जिनको हम कहते हैं, सारा आयुष सिस्टम है, होम्योपैथी ढंग से इलाज करते हैं, लेकिन इनको एक मान्यता नहीं थी। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाकर इनको एक क्या किया, इनको एक नाम दिया, एक स्टैंडर्ड दिया, स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके प्रॉपर एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए गए जिसमें लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल आयुष मिशन स्थापित किया गया, जो आयुष मंत्रालय के काम चलता है, जिसमें आयुष हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी जो हैं वो डेवलप किए गए गवर्नमेंट ने। तो इस तरह से ये जो नया सिस्टम है गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव कर रही है। ये हुआ हेल्थ सिस्टम। उसके बाद नए हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, नेशनल हेल्थ मिशन 2013। ये नेशनल हेल्थ मिशन 2 प्रोग्राम को मिक्स करके बनाया गया। एक था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में था, और दूसरा इसमें मर्ज किया गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इन दोनों को मिलाकर नेशनल हेल्थ मिशन स्टैब्लिश किया गया 2013 में। ये जो सिस्टम है गांव और शहर दोनों में हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने पर जोर देता है। इसमें आशा वर्कर्स को स्टैब्लिश किया गया, ASHA, आशा वर्कर्स। आपने देखो पिंक कलर की साड़ी में रहती हैं, और अभी हमारे कोरोना काल में ये डाटा वेटा कलेक्ट करने के लिए भी आई हैं। आशा जो है सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, गवर्नमेंट ने इनकी अपॉइंटमेंट की। इनका काम क्या था कि जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर जो इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को उसकी जानकारी देना। इसमें सारे सिटीज़ टाउन वगैरह को कवर किया गया, गांव में भी शहरों में भी लोगों को ये जागरूक भी करती हैं। ये फैसिलिटेटर्स, मोबिलाइजर्स एंड प्रोवाइडर ऑफ कम्युनिटी लेवल केयर सबका काम करती हैं। रूरल एरियाज़ में महिलाओं को शिक्षित करना, उनको सही पोषण की जानकारी देना, ये सारा काम जो है आशा वर्कर्स ही करती हैं। डिलीवरी में हेल्प करवाना,
तो ये इस तरह की जो सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है नेशनल हेल्थ मिशन में। दूसरी योजना जो गवर्नमेंट ने की है महिलाओं के लिए, खासकर जननी सुरक्षा योजना, ये सेफ मदरहुड के लिए है, जिसे मैटरनल जो है डेथ जो है उसको कम किया जा सके, खासकर पुअर प्रेग्नेंट लेडीज। हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डिलीवरी के लिए नहीं जा सकती, तो जननी सुरक्षा योजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। इसमें डिलीवरी के समय उनको कैश पेमेंट दिया जाता है। किस लिए कैश पेमेंट दिया जाता है कि डिलीवरी के बाद जो उनकी वीकनेस है, 500 रुपये, 1000 रुपये दिए जा रहे हैं कि डिलीवरी के बाद वो खाना खा सके अच्छे से। तो ये कैश पेमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है, और उनकी जो पुअर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो डिलीवरी के लिए और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, तो इसकी वजह से डिलीवरी होते वक्त उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की योजना के अंतर्गत उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। गाँव में ही जो महिलाएं इस तरह का काम करती है, गवर्नमेंट जननी सुरक्षा योजना में उनको ट्रेनिंग दे रही है, और साथ में महिलाओं को डिलीवरी के समय कैश पेमेंट भी दी जा रही है। उसके बाद तीसरी योजना हमारी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये योजना जो है ये बड़े बड़े हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करने पे बल दे रही है, जैसे एम्स हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इस तरह के इंस्टीट्यूट जो हैं हर एक राज्य में खोले जाएं, उनको अपग्रेड किया जाए, जिससे एक सिस्टम के ऊपर बर्डन कम हो जाए। उसके बाद अगली योजना जो है वो हेल्थ से रिलेटेड स्वच्छ भारत मिशन, ये तो आपने देखा होगा। ये 2 अक्टूबर 2014 जो है 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई। इसमें क्या था कि जो आपके पास इन्फेक्शन होता है, बीमारियां जो गंदगी से इन्फेक्शन होता है उससे रोका जा सके। और इसमें मेन जो था स्वच्छ भारत अभियान में मेन ध्यान दिया गया कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ हों, जिससे खुले में टॉयलेट ना हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं और डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और ग्राम पंचायत जो हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनको बहुत फंड प्रोवाइड किए गए, जिससे वो वहाँ गांव में टॉयलेट्स का निर्माण कर सके। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है और बहुत सारे जो प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे आपके पास रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी की बीमारी को रोकने के लिए ये प्रोग्राम जो है 85% जो है ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को कम करना। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये पूरी सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम था। इसमें जो ब्लाइंडनेस है उसको कम करना है। उसके बाद फिर हमारे पास और नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो है वेक्टर बोर्न डिसीज़ हैं, जैसे मच्छर से होने वाली जो बीमारियां हैं, मलेरिया, काला जारा बुखार है, आपके पास जापानी बुखार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इस तरह की बीमारियों को कम से कम किया जाए। तो गवर्नमेंट जो है बहुत प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रही है। जैसे आप देखिए डेंगू की मच्छरों की जांच करने के लिए जो हमारे पास लोग आते हैं, गवर्नमेंट ने अपनी जो है हर एक बजट में गवर्नमेंट इनके ऊपर जो है अपना पैसा जो है वो बढ़ाती जा रही है। तो गवर्नमेंट हमारा बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम वही है कि लोग कॉन्शियस नहीं है। लोग कॉन्शियस नहीं है तो उसकी वजह से फिर हमारे पास जो है वो लगातार जो है डिसीजेज बढ़ती जा रही हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं करंट चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। इसमें हमारे पास 6 हैं: पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंट। सारे प्रॉब्लम्स वो हैं जिसमें गवर्नमेंट बहुत कुछ सॉल्यूशन कर भी रही है, लेकिन सॉल्यूशन के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। सारे चैप्टर्स में कॉमन हमने देखो जो किया है, हर एक में हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट जो प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रही है वो कौन कौन से हैं। पॉवर्टी में देख लीजिए गवर्नमेंट ने कितने सारे प्रोग्राम स्पॉन्सर किए हुए हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लीजिए गवर्नमेंट कितनी, हर एक चैप्टर में हमने देखा है
कि गवर्नमेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से काम करे। लेकिन ये प्रॉब्लम करंट चैलेंज अब भी बने हुए हैं, तो इसलिए हम इसको करंट में ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं थी और अभी सॉल्यूशन इनका है भी। तो इस वाली यूनिट में सिर्फ हमारा एक चैप्टर हो रह गया, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे।